ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने एमसीक्यूज देखे थे, तो उसका एक कंटिन्यूएशन आज का लेक्चर होगा। तो लेट अस सी द एमसीक्यूज। देखो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लेने वाले हैं। आप सभी को दिख रहा होगा। यस, जस्ट रीड द क्वेश्चन। Particle freely sliding down from the top of a smooth convex hemisphere of radius 30 centimeter. The particle leaves the surface at a vertical distance from the highest point is। तो हाईएस्ट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये पार्टिकल हेमिस्फीयर को लीव करता है, और उस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक जनरल रिजल्ट जो है, तो वो हम थोड़ा सा एक बार स्टडी करेंगे। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ वेरी जनरल रिजल्ट। अगर सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो कि अगर मान लो एक हेमिस्फीयर हमारे पास है, या चलो स्पीयर है मान लो, और उस स्पीयर के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे अगर कोई एक बॉडी हम रखते हैं, ठीक है, और वो बॉडी को, या एक स्पीयर, छोटा स्पीयर अगर रखते हैं, और उसको अगर सपोज हमने थोड़ा एक जेंटल पुश दे दिया, धक्का दे दिया, और उसकी वजह से अगर मान लो वो बॉडी जो है वो रोल रोल होने लग गया नीचे की तरफ, तो देखो ठीक से ये सिचुएशन इस तरह से तुम समझ सकते हो। इफ यू हैव द yes, suppose we have a this is a hemisphere, and suppose a small hemisphere is kept at this point। ओके, छोटा जो हेमिस्फीयर है वो यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है, और अगर मान ले कि ये जो छोटा ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है, तो उसको हमने सपोज एक पुश दिया, यहाँ से एक जेंटल यहाँ पे हमने उसको स्लाइड किया, तो उससे क्या होगा कि ये जो स्पीयर है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, बराबर है। सो जैसे जैसे वो नीचे जाता है, तो वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है, नो डाउट। अब यहाँ पे उन्होंने हेमिस्फीयर बोल के रखा है, तो लेट अस कंसीडर दैट हेमिस्फीयर। ओके, दिस इज सपोज द हेमिस्फीयर। उसका रेडियस अगर मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। अब देखो, ये जो ऊपर का जो बॉल है, तो वो जब इस तरफ जाएगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि इट विल लीव द कॉन्टैक्ट विद दिस हेमिस्फीयर, राइट। सो एंड इट विल जस्ट थ्रोन ऑफ टेंजेंशियली, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो मूव करेगा और नीचे गिर जाएगा सरफेस पे। बट
इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक वो इस हेमिस्फीयर के साथ कांटेक्ट में है, बराबर है, और यहाँ पे वो कांटेक्ट लूज करता है। तो एट दिस पॉइंट इट लूजेस द कांटेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स व्हाई दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सेंटर, या तो फिर ऊपर से भी हम निकाल सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो उसके लिए हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे जब ये जो स्पीयर है, ये बॉडी जब यहाँ पे आएगा, तो उस समय लीव करने के लिए, मतलब उसके कांटेक्ट लीव लूज करने के लिए कंडीशन क्या होगा? व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट टू लूज द कांटेक्ट विद दिस हेमिस्फीयर? चेक अगेन। देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब जब यहाँ पे वो होता है तो कौन से फोर्सेस उसके ऊपर काम करते हैं वो देख सकते हो आराम से। See here, if we draw this same diagram once again, ये पूरा जो डायग्राम है, तो वो हम सपोज एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। यस, एंड सपोज दैट, अब देखो इसके ऊपर, यहाँ पे उसके ऊपर हम फोर्सेस एनालाइज करते हैं, कौन से फोर्सेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। सी हियर, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक तो mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नो डाउट। So this is the mg, that is the gravitational force acting on it. It is in the downward direction. Okay, और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर? देखो जब वो इस हेमिस्फीयर के साथ घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जरूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो एक्ट हो रहा होगा उसके ऊपर, जो कि इस डायरेक्शन में हमको मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, सो along the radius away from this center, so this will be the direction of centrifugal force. Okay, so it will be fc। चलो ठीक है, fc उसको मान लेते हैं। और तीसरा और एक फोर्स हमारे पास है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन, जो उसके ऊपर काम करेगा इस डायरेक्शन में, इस सरफेस की वजह से। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया n, उसको हम डिनोट करेंगे। ओके, एंड सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, देन विल से ये एंगल थीटा होने की वजह से ये एंगल भी जरूर थीटा होगा, करेक्ट है। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये mg को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकेंगे, बिल्कुल। सो इफ यू रिजॉल्व दिस mg इन टू कंपोनेंट्स, देन वन ऑफ देम इट विल बी द mg sin theta and one of will be other will be mg cos theta. Out of that, mg cos theta will be acting in this direction here, दिख रहा है ठीक से? ये जो है ये mg cos theta है, और ये दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे, यस, इस तरफ जो कंपोनेंट काम करेगा तो वो रहेगा mg sin theta, नो डाउट वी कैन जस्ट एक्सप्रेस देम हियर। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस करेंगे उनको mg, ये देखो इसको हम बोल देंगे mg sin theta, करेक्ट है। और ये जो दूसरा है इस तरफ वाला, तो उसको हम बोल के रखेंगे mg cos theta। ओके, तो ये कंपोनेंट्स है। अभी इसमें mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो तो ड्राइव कर रहा है उसको, इट्स ड्राइविंग फोर्स which accelerates its motion, no doubt. But here this fc n and mg cos theta, इन तीनों के बीच में एक इक्वेशन बनेगा। देखो कौन सा इक्वेशन बनेगा, हम बना सकते हैं उसको यहाँ पे। तो इसमें देखो ये बनता है mg cos theta, which is going to be on the left hand side, which has to be balanced by n plus fc, करेक्ट है। तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा। चलो ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या है ना, कि एक बात समझो इसमें यहाँ पे, कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, जैसे ये पार्टिकल आगे जाता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे fc जो है, सो fc हैज टू गो ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, because the particle is going to gain more and more velocity as it falls down, so it loses the potential energy and gains the kinetic energy of the same amount, and that's why its centrifugal force must be going on increasing। तो ये जो centrifugal force है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग में centrifugal force बहुत कम होगा, सीधी सीधी बात है। और इससे भी आगे जाके mg cos थीटा का क्या बोल सकते हैं? देखो ठीक से, व्हाट अबाउट mg cos थीटा, वी कैन से whether it is increasing or decreasing, as theta increases,
थीटा जैसे बढ़ता है तो वैसे कॉस थीटा का क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज वी नो दैट व्हेन थीटा इज 0 कॉस 0 इज 1 एंड व्हेन थीटा इज 90 कॉस 0 इज 0, करेक्ट है। तो इसलिए फिर यहाँ पे ये उल्टा होता है, मतलब कॉस कॉस के बारे में क्या होता है, इनवर्स, मतलब उल्टा रिलेशनशिप होता है, जैसे थीटा बढ़ता है वैसे कॉस थीटा कम होता है। और इसी रीजन की वजह से अब देखो यहाँ पे एम जी तो कांस्टेंट है, नो डाउट, बट कॉस थीटा तो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो कॉस थीटा के डिक्रीज होने की वजह से ये एम जी तक कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इमेजिन करो ये लेफ्ट हैंड वाला साइड जो है वो डिक्रीज हो रहा है और ये राइट हैंड वाला साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको हम और इस तरह से समझ सकते हैं कि n जो है नॉर्मल रिएक्शन, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ दिस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ सी, करेक्ट है। और इसमें भी क्या है ना कि एम जी कॉस थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज एंड एट द सेम टाइम एफ सी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अभी जब यहाँ पे एफ सी इंक्रीज होते 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 कहां तक इंक्रीज होगा, जब एम जी कॉस थीटा का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू सेम बन जाएगा तो उस केस में एन तो जीरो बन जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा कि n will start becoming negative, but actually in real practice we know that n can never become negative, because अगर n नेगेटिव बनना है तो इसका मतलब वो रिएक्शन ही नहीं रहा। तो रिएक्शन क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक्शन ही नहीं रहा। जब तक एफ सी सॉरी जब तक एम जी कॉस थीटा एफ सी से बड़ा है तब तक n पॉजिटिव रहेगा, सो दैट वी कैन सी so far as mg cos theta is greater than fc, n will be positive, means there will be a reaction of the surface, no doubt. But once this mg cos theta becomes less than this fc ना, तो in that case n start becoming negative, and n negative बनने का मतलब क्या है, n गायब हो गया। n can never become negative, it can become zero minimum, and that's why इस n के नेगेटिव बनने का मतलब ये हो गया कि fc जो है, fc ने इस mg cos थीटा को डोमिनेट कर दिया, और डोमिनेट करने की वजह से ये जो है कांटेक्ट जो है वो लूज हो गया। अभी कांटेक्ट ही नहीं रहा, अगर सरफेस के साथ उसका अगर वो कांटेक्ट ही नहीं रहा तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगा। नॉर्मल रिएक्शन तो तब होगा ना जब मैं किसी सरफेस को अगर टच करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तब तो वो सरफेस मुझे रिएक्शन देगा ना। अगर मैं सरफेस को टच ही ना करूँ, अगर कांटेक्ट ही नहीं रखूं, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस स्पीयर टू लूज द कॉन्टैक्ट हियर इज n मस्ट बिकम जीरो, n का जीरो बनना, ये कंडीशन है कांटेक्ट लूज होने के लिए। क्योंकि देखो इस पॉइंट के पहले क्या होता है, इस पॉइंट के पहले जो है mg cos थीटा का वैल्यू fc से ज्यादा होता है, इसलिए n पॉजिटिव होता है और ये चिपक के रहता है, सरफेस के साथ चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस पॉइंट इज when it loses the contact, means the mg cos theta value becomes less than fc, and fc becomes more than mg cos theta, and that's why this fc becomes dominant, and because of that the body loses the contact with this surface here. So what is the exact point where the contact loses, तो कॉन्टैक्ट लूज करना कभी स्टार्ट होता है, तो उसी पॉइंट पे जहां पे एफ सी और एम जी कॉस थीटा ये दोनों इक्वल बनते हैं ना, कोई भी किसी से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये बात याद रखो ठीक से कि द पॉइंट एट विच द कॉन्टैक्ट विल बी लॉस्ट, मतलब ये बॉडी विल लूज द कॉन्टैक्ट, तो दैट पॉइंट विल बी कैरेक्टराइज्ड एज द पॉइंट एट एंगल थीटा at which fc becomes exactly equal to mg cos theta. So this point will be like mg cos theta must be exactly same as fc, and fc मतलब क्या, ये तुमको पता है ऑलरेडी। fc मतलब m r ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर अपॉन r, वी कैन इक्वेट इट विथ। सो इसलिए फिर यहाँ पे mg cos थीटा को अगर fc के साथ मतलब ही mv स्क्वायर अपॉन r के साथ अगर इक्वेट करेंगे, सो हियर इट इज mv स्क्वायर अपॉन r के साथ इक्वेट किया, तो इसमें से क्या होगा ना, m कैंसिल हो जाएगा देखो दोनों तरफ से, और हमको ये r अगर उस तरफ लेके जाओ तो हमको v स्क्वायर का एक वैल्यू मिल जाएगा। v स्क्वायर इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू r इंटू जी इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझा के ठीक से, ठीक है। तो ये v स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, दिस इज द वन कंडीशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द condition for losing the contact, okay। But
at this point what will be the velocity of this particle here, इस डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो कैसे ढूंढ के निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए हमारे पास और एक टेक्निक है, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो ठीक से, एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी यूज्ड हियर। व्हेन द पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू द पॉइंट बी हियर, it loses the potential energy, no doubt. And whenever it loses the potential energy, it has to gain the kinetic energy of the same amount, right? So if we equate this potential energy and kinetic energy at these 2 points, A and B respectively, then we can be able to say that the potential energy at A is going to be actually equal to kinetic energy at B। बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे potential energy 0 है, नहीं सॉरी, potential energy maximum है बट काइनेटिक एनर्जी 0 है, बिल्कुल। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इसी रेफरेंस पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं, मान लो कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके इधर यहाँ पे, और यही हमने पॉइंट रेफरेंस के लिए ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ओ जो है, तो इस, या ओ बोलो या कुछ भी बोल सकते हो उसको, या सपोज इसको हम बोल देंगे चाहिए तो ओ सपोज, चलो ठीक है, और ये इस पॉइंट को बोल देंगे सी, ओके, सी मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज द ओ। ओ इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर दिस मेजरमेंट ऑफ द हाइट। तो इस पॉइंट का जो हाइट है वो हम इसी पॉइंट से मेजर करेंगे, एच उसको हम बोल देंगे, चलेगा। सो ये एच हाइट जो है, तो इस पॉइंट से ओ से मेजर किया हुआ है, तो इसलिए जब ये पार्टिकल इस बी पॉइंट पे आएगा, सो इट विल गेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी and lose the potential energy of amount mgh, and that's why we can say that the loss in potential energy while coming from A to B will be exactly same as the gain in kinetic energy, correct hai? So we can say that loss in potential energy from coming from A to B will actually be equal to mgh. So here it is going to be mgh, which has to be equal to gain in the kinetic energy, which is going to be a half mv square, because velocity is 0 at point A here. A point पे तो वो रेस्ट में था, थोड़ा हमने जेंटल पुश किया, जिसके कारण उसका वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पे वो हाफ mv स्क्वायर उसका काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, हम बोलेंगे mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की वजह से आया। तो इसलिए उसको हम अगर हाफ mv स्क्वायर के साथ इक्वेट करेंगे, तो हमको दोनों तरफ से फिर से एक बार m कैंसिल हो जाएगा, और हमको एक इक्वेशन मिलेगा v स्क्वायर का, जो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, करेक्ट है। सो ये 2gh, ये हमको इक्वेशन मिल गया, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ इफ वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी हमको वी स्क्वायर मिला हुआ है और सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर भी वी स्क्वायर ही मिल रहा है, तो अगर दोनों तरफ से निकला हुआ वी स्क्वायर का वैल्यू अगर हमने इक्वेट किया, तो उससे हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, जो कि देखो ठीक से, तो वी स्क्वायर इक्वेट करने से हमको मिलेगा 2gh is equal to rg cos theta, ओके। सो 2gh इक्वल टू rg cos theta। इससे ही हम एक्चुअली एक तो एंगल भी निकाल सकते हैं और इवन हाइट भी निकाल सकते हैं, देखो ठीक से। अच्छा, अभी इसमें एक बात और समझो इसमें कि h जो है, h कैन ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ थीटा। सी हाउ, h को भी हम इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस कर सकते हैं, पता है कैसे? देखो यहाँ पे ठीक से, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, तो ये h है, और ये जो डिस्टेंस है, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट C हियर इज गोइंग टू बी r, करेक्ट है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, r, नो डाउट। r मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओके। सो अभी ये अगर r है और ये भी तो r है, देखो ठीक से, ये देखो ये r है, तो अभी इस ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना C, ये O B, C O B ट्रायंगल के अंदर क्या दिख रहा है हमको, cos थीटा कैसे निकलेगा बताओ? तो cos थीटा के लिए एक फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, मतलब ये साइड, अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज r। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड तो कितना है, ये इतना है, ये दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग h फ्रॉम r फुल। तो r में से अगर h माइनस करेंगे तो वो हमको cos थीटा मिलेगा, तो इसलिए फिर cos थीटा को हम लिख सकेंगे r माइनस h, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय hypotenuse here which is r। So just we can simplify this further, and if we separate out this r from both sides for both terms in the numerator, then we get this cos theta to be equal to 1
minus h by r, correct है. If we shuffle this h by r in that side and bring this cos theta in this side, then we can get this h by r is equal to 1 minus cos theta, correct. And then we can be able to write this h to be equal to r into 1 minus cos theta. समझा क्या ठीक से. तो ये जो फॉर्मूला है h के लिए, h is going to be actually equal to r into 1 minus cos theta. So if we use it here, तो h के बदले अगर हम इसको डाल देंगे तो देखो क्या होगा. इस h के बदले हमको अब ये डालना है, ठीक है. तो हमको मिलेगा 2g इंटू h के बदले क्या देखा हमने अभी, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है कि नहीं. तो ये बन गया r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, करेक्ट है. अच्छा, r कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे. चलो ठीक है, कैपिटल ही ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है. तो आर जी कॉस थीटा. अभी इसमें से क्या होगा, देखो r कैंसिल दोनों तरफ से, और इवन g भी तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, और बचेगा क्या इधर. सो सिंपली 2 टाइम्स ऑफ g, नहीं 2 टाइम्स ऑफ 1 minus cos theta is actually equal to simply cos theta, correct है. And if we simplify this further, then we get this as 2 minus 2 cos theta going to be equal to cos theta, which means 2 must be equal to cos theta plus 2 cos theta, which gives 2 is equal to 3 cos theta, correct है. Which means cos theta must be actually equal to 2 by 3. देखो ठीक से. So this is the value of theta where this particle just loses the contact from the surface, remember. And using this value of cos theta, we can get the value of h also. तो h can be obtained to be, क्योंकि h equal to क्या हमने प्रूव किया अभी, देखो r into 1 minus cos theta, ये प्रूव किया कि नहीं हमने. तो इसलिए इसके अंदर अगर h निकालने के लिए अगर cos थीटा का वैल्यू 2/3 डाल देंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा h is equal to 1 minus cos theta which is 2/3, so that we get this h is equal to r into 2/3, 1 minus 2/3 मतलब ही 1/3, करेक्ट है. So we get that h is going to be actually equal to r/3. This is a very very important standard result, which can be used directly in many MCQs of this type, इन विच द हेमिस्फीयर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक छोटा बॉल बेयरिंग रखा हुआ है सपोज, और उसको हमने रिलीज कर दिया. तो जैसे रिलीज करेंगे तो वो एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन में जाएगा, उस हेमिस्फीयर के ऊपर से रोल होगा, और रोल होते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा. और जैसे जिस पॉइंट पे वो कॉन्टैक्ट लूज करता है, उस पॉइंट का हाइट टॉप पॉइंट से कितना रहेगा, r/3 रहेगा, ओके. और उस पॉइंट का जो एंगल है, एंगल वर्टिकल के साथ बना हुआ, उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाला लाइन है ना, वो लाइन कितना एंगल करेगा वर्टिकल के साथ, तो वो cos थीटा इक्वल टू 2/3, मतलब ही थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, इतना एंगल वो करेगा. तो देखो ठीक से, ये अच्छी बात हमको समझनी है. सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन वंस अगेन एंड गेट दैट. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रेडियस इज गोइंग टू बी 30, राइट. सो रेडियस यहाँ पे 30 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और पार्टिकल लीव्स द सरफेस एट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, ओके. सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी हमने प्रूव किया कि h इज ऑलवेज इक्वल टू r/3. तो अगर हमने यहाँ पे r के बदले 30 डाल दिया, तो 30/3 कितना बनता है, वो बनता है 10 सेंटीमीटर. सो इट्स आंसर इज 10 सेंटीमीटर एज अ करेक्ट वन, ओके. समझा ठीक से, एनी डाउट. Let us see what they have done. See here, the same thing they have done actually. Cos थीटा का जो वैल्यू है वो एक तरफ से निकाला r माइनस y बोल दिया उसको उन्होंने, ठीक है ना. इसको हमने h बोला था, तो r माइनस y अपॉन r, and cos theta minus n is going to be mv square upon r, and when the body loses the contact, n is going to be equal to 0. So we get that cos theta is equal to v square upon rg. तो cos theta का दो वैल्यू उन्होंने निकाला, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये, और इन दोनों को अगर इक्वेट किया तो उससे हमको
तो ठीक से cos थीटा का वैल्यू इक्वेट किया। अच्छा नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बाकी है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके देखो यहाँ पे cos थीटा का और एक वैल्यू मिल गया। इट्स ओके, जो थोड़ा अलग मेथड से किया है, बट इट्स ओके। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे उन्होंने क्या किया है ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली नीचे से कंसिडर किया है, यहाँ से इस पॉइंट से कंसिडर किया है, जबकि हमने यहाँ पे इस पॉइंट से कंसिडर किया था। तो इसलिए हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल गया था। ठीक है, तो उनको वो यहाँ इधर का पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करना पड़ा उसकी वजह से। और वी नॉट इक्वल टू 0 वो तो हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, उन्होंने बाद में चल के लिया, कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। चलो ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See here, just read the question. Yes, a body of mass 0.5 kilogram is rotated with uniform speed along vertical circle by means of a light string. If tension in the string is 2.2 Newton, when the body crossing the highest point of vertical circle, the tension in the string when the body is crossing at the lowest point is. यहाँ पे हम एक बात यूज कर सकते हैं कि difference in the tensions at the lowest point and highest point is always equal to 6 times of mg. याद है ये बात? This is true in general, remember. So TL minus TH is always equal to 6 mg. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है? TH दिया हुआ है कि नहीं? Highest point पे tension कितना दिया है? 2.2 Newton. So just transfer this TH in that side so as to get this TL, which is equal to TH plus 6 mg, बराबर? तो वो अगर हमने यूज किया तो इसमें TH का वैल्यू 2.2 डाल देंगे, और मास का वैल्यू कितना दिया है? 0.5 किलोग्राम, ये देखो इधर पे, तो ये 0.5 डाल दिया इधर, और G का वैल्यू 10 ले लो, तो ये 10 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 2.2 प्लस 6 इंटू 0.5 कितना होता है? 3, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा नहीं तो 9.8 भी ले सकते हैं जी को। चलो ठीक है, तो 9.8 अगर ले लिया तो 2.2 प्लस 3 टाइम्स 9.8 कितना होता है? 9.8 के टेबल में थर्ड नंबर पे कितना है? 29.4, करेक्ट है? So here it is 29.4. If we add it with 2.2, then we are going to get this as, are we making some mistake? तो बहुत ज्यादा होगा। Just see what they have done. अरे वेलोसिटी अलग अलग होगा कि नहीं दोनों तरफ? ये वेलोसिटी सेम कैसे पकड़ सकते हैं? कुछ भी किया है। ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, रॉन्ग किया है उन्होंने। एक्चुअली कैसा है कि अभी कांस्टेंट, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड अगर उन्होंने बोला है तो फिर वो बात हो सकती है। देखो ठीक से, ये जो हमने यहाँ पे किया तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए किया। देखो क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर देखो दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं, ये बात याद रखो ठीक से। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा, बट इसको याद रखो ठीक से। देखो दो टाइप के सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के होते हैं, समझा कि ठीक से? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक मोशन आता है, जो सपोज एक जो हमने नॉर्मली रेगुलर स्टडीज किया है, रेगुलर में स्टडी किया है, जिसके अंदर एक पार्टिकल जो है वो अगर सपोज स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, और यहाँ पे उसको अगर हमने हिट किया तो इसकी वजह से उसका वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा, और धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम 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 होता जाएगा, और यहाँ पे फिर जीरो मतलब बहुत सबसे कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और फिर वो इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे आके वो मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज होता जाता है, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, ऊपर जाने के टाइम कम होता जाता है और नीचे आने के टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
बट एक दूसरे टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है जिसके अंदर स्पीड चेंज नहीं होता है। जब जैसे कि हमने यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, एक वर्ड भी अगर हमने यहाँ पे मिस कर दिया तो उसकी वजह से आंसर आंसर बदल जाता है। देखो ठीक से, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या कि इट्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नो डाउट, बट इट इज विथ यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट डज इट मीन? जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देखते हो, अगर मान लो कि एक टेबल फैन है, देखो टेबल फैन, तो ये टेबल फैन के जो सारे जो ब्लेड्स होते हैं, तो ये समझो एक ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, और ये चार ब्लेड्स है सपोज, ठीक है। तो ये चारों ब्लेड्स जो है वो सेम एंगुलर स्पीड और सेम लीनियर स्पीड के साथ वो घूमते हैं, करेक्ट है। देखो ठीक से, तो ये टेबल फैन जो हमने रखा हुआ है वो भले वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, बिकॉज एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन द वर्टिकल सर्कल्स, नो डाउट, बट स्टिल द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज गोइंग टू बी द सेम। तो टेंजेंशियल ये पार्टिकल का अगर सपोज यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे जब वो आएगा तो उस समय भी उसका वेलोसिटी उतना ही रहेगा। यहाँ पे जब आएगा तभी भी उसका वेलोसिटी सेम ही रहेगा। इवन ऊपर जाएगा तभी भी उसका वेलोसिटी सेम ही रहेगा, बिल्कुल। एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं, स्पीड ऑब्वियसली। तो इसलिए फिर यहाँ पे इस टाइप का जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो सेकेंड कैटेगरी का वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है, जिसके अंदर स्पीड चेंज नहीं होता। तो ऐसे केस में हमको वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट पकड़ना पड़ेगा, जिसके कारण फिर यहाँ पे ऐसे वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो अलग होता है, यहाँ पे स्पीड अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट स्पीड वाला जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसके अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे भी स्पीड उतना ही होता है और लोएस्ट पॉइंट पे भी स्पीड उतना ही होता है। उस केस में फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि टेंशन जो है, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, sorry, lowest point T1 will actually be equal to mv square upon r plus mg। इसमें v उतना ही रहेगा जितना नीचे रहेगा। तो सेकंड सेकंड केस में हम देख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना रहेगा, T2 which is equal to mv square upon r minus mg। यहाँ पे v जो है वो सेम ही है, देखो ठीक से, यहाँ पे जो v यूज किया हमने वही v यहाँ पे भी यूज किया है, बिल्कुल, क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी का वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड बोला जो है ना, उसकी वजह से यहाँ पे हमको स्पीड यूनिफॉर्म रखना पड़ रहा है। चलो ठीक है, जिसके कारण अभी यहाँ पे अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सीधा सीधी बात है, इसमें से अगर ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये mv स्क्वायर अपॉन r वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg, करेक्ट है क्या। देखो ठीक से, mg माइनस माइनस mg मतलब mg प्लस mg which is going to be 2mg, so that we get is T1 is equal to T2 plus 2mg, and hence we can then get this T2 which is going to be already given 2.2 here, and this 2.2 plus 2mg जिसमें 2 टाइम्स ऑफ m मतलब कितना है 0.5 इंटू 9.8 जो कि ग्रेविटी होता है। तो 2 into 0.5 तो 1 बन गया, तो 1 multiplied by 9.8 becomes 1 only, 9.8 only, and this 9.8 plus 2.2 adds up to 12 Newton, which is going to be the answer। तो 12 न्यूटन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। Okay, let us see the next question। A body is tied at the end of a string of length L and revolved in a vertical circle। The string is just taut when the body is at a highest position। The velocity of the body when the string is at horizontal is। This is very simple question, you already have learned this formula। Actually middle point पे formula कितना क्या होता है velocity का, √3rg होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये लेंथ मतलब ही उसका रेडियस बन गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली √3rg बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि द बॉडी टाइड एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल, द स्ट्रिंग इज जस्ट टॉट व्हेन द बॉडी इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये जो है ये कंडीशन उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनाती है। देखो क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन और नॉर्मल जनरल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है, कि क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे जो है टेंशन 0 बनता है, बट इन नॉर्मल जनरल सर्कुलर मोशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे भी टेंशन 0 नहीं बनता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए नहीं, जो v इक्वल टू √rg, दूसरा हमने v इक्वल टू √3rg,
मिडल पॉइंट पे, और v इक्वल टू रूट ऑफ 5rg, ये सारे जो फॉर्मूले हमने डिराइव करके रखे हैं वो सारे क्रिटिकल सिचुएशन में यूज होते हैं, क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ही अप्लाई किए जाते हैं, यहाँ पे नहीं। इन जनरल सर्कुलर मोशन के अंदर वो अप्लाई नहीं होते। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो ना हो तो उस केस में हम वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट आर जी होता है नहीं बोल सकते हैं, रूट 3rg वेलोसिटी होता है मिड पॉइंट पे नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल, और लोएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी रूट 5rg नहीं होगा ऐसे केस में, जब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं है तब, बिकॉज इट इज इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज द जनरल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रिमेंबर। तो ये बात याद रखो ठीक से। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। A simple pendulum is oscillating with an angular amplitude of 60 degree. Mass of the bob is 50 gram. The tension in the string at the mean position is, yes, so tension in the string at the mean position you have to find out. How much will be the tension in the string at the mean position? See, 60 डिग्री पे वो ऑसिलेट कर रहे हैं, बराबर। So let us consider the bob. ये देखो, सपोज ये 60 डिग्री पे ये ऑसिलेट करने वाला बॉब है। यस, ऐसे बॉब ऑसिलेट होता है सपोज, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री एंगुलर एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब वो वर्टिकल बिल्कुल यहाँ पे होता है, मिड पॉइंट पे यहाँ पे जब होता है, तो उस समय हमको उसके अंदर उसके अंदर का टेंशन ढूंढ के निकालना है। सो हाउ मच विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट इज, सी हियर। तो टेंशन के लिए हम ये सपोज कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। तो देखो, एक तरफ तो टेंशन जो कि ऊपर के डायरेक्शन में है बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे ये हो गया टेंशन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। और कौन सा फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट है। सो वी कैन से दिस टेंशन T is going to be in upward direction, mg is going to be in the downward direction, and fc is also going to be in the downward direction, करेक्ट करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि टेंशन जो है, टेंशन कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू mg plus fc, where Fc is going to be mv square upon r. So tension in the string at that point will be mg plus mv square upon r. करेक्ट है, ठीक है। बट अभी हाउ विल यू फाइंड आउट दिस v वेलोसिटी हियर। तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से। तो उसके लिए हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ेगा फिर से एक बार। देखो ठीक से, अगर हमने कंजर्वेशन यूज एनर्जी यूज किया तो यह ये पॉइंट जो है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट मान लो 60 डिग्री पे नहीं 30 डिग्री पे वो है यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल 60 है, मतलब ये जरूर 30 होगा, करेक्ट है। तो इसके कारण यहाँ पे जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वही जाके कन्वर्ट होगा यहाँ पे जाके, करेक्ट है। तो इसलिए फिर पॉइंट ए के ऊपर का पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट बी के ऊपर या एल के ऊपर का काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हमको इक्वेट करना है, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमको इसी पॉइंट के रेफरेंस में निकालना है, एल के रेफरेंस में निकालना है। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं ए पॉइंट से, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो उस पॉइंट ए का जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, तो वो हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, जो कि h हमको मिलता है, ये h हमारा हाइट हो गया। तो इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो ठीक से, पोटेंशियल एनर्जी एट ए मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट
बी या एल, करेक्ट है। तो what is the potential energy at A? It is mgh, no doubt, which is going to be actually equal to kinetic energy at L. How much it is? हाफ एम वी स्क्वायर। ये v वही v है जो यहाँ पे हमने यूज किया है, करेक्ट है। जिससे हमको ये 2 अगर उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो हमको एम वी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, जो कि 2mgh है। बट अभी सवाल पैदा होता है कि h कैसे निकालेंगे। तो h निकालने के लिए फिर से वही बात हम यूज करेंगे यहाँ पे कि देखो, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L दिया हुआ है L, तो ये भी L है ऑब्वियसली, और एट द सेम टाइम ये वर्टिकल डिस्टेंस जो हमको दिख रहा है कि नहीं, ये भी L है बिल्कुल। तो इस L का ये जो कंपोनेंट है इस तरफ वाला, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कि नहीं, ये देखो, ये h जहां पे खत्म होता है, इधर तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना रहेगा? ऑब्वियसली इट विल बी L माइनस एच, बोल सकते हैं ऐसा। तो अगर वो L माइनस एच है, तो फिर इस ट्राइंगल के अंदर हम cos थीटा का वैल्यू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो क्या बनता है वो फॉर्मूला। तो देखो cos थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू, या 30 है ना वो cos, एंगल तो 30 है, तो cos 30 विल एक्चुअली बी इक्वल टू, तो cos 30 का मतलब हो गया उसका एडजेसेंट साइड, जो कि यहाँ पे L माइनस एच है। ये देखो, ये L माइनस एच मतलब उसका एडजेसेंट साइड है इस थीटा का, और उसका हाइपोटेन्यूज कौन है? L है। तो इसलिए हमको यहाँ पे मिलेगा L माइनस एच अपॉन L, करेक्ट है। जिससे हमको मिलेगा cos 30 कितना होता है हमको पता है, √3/2 होता है, राइट। सो √3/2 नहीं तो रखो रखो उसको वैसे ही, cos 30 रखो उसको। चलो ठीक है, cos 30 is going to be actually equal to 1 minus h by L, so that h by L can be written to be equal to 1 minus cos 30, and hence h becomes actually equal to L into 1 minus cos 30 means √3/2। ओके, सो ये h का जो वैल्यू है वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमको मिलेगा mv square upon r, mv square sorry mv square only, which is going to be 2mg into h, where h is going to be L into 1 minus √3/2, okay. And then we'll be able to put this value of mv square here, and don't forget that r is nothing but L here. So we can just get this tension T, which is equal to mg plus, here it is mv square upon r, and r is nothing but L, and mv square is this here, ये पूरा जो है वो mv square ही तो है। तो इसलिए फिर इसका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा 2mgl, so here it is 2mgl into 1 minus √3/2, okay. So that we can just simplify this further and get this L cancelled, so as to get this tension T is equal to mg plus 2mg into 1 minus √3/2. If we just distribute this 2 inside, then we can get this mg plus mg into bracket 2 minus √3, and if we just take mg common, then we'll be able to find it out, 1 plus 2 minus √3, correct है, which gives us simply mg times 3 minus √3, correct है. So this is actually going to be the tension. Just see now. So tension is going to be actually mg into 3 minus √3, which you have proved just now. मास कितना दिया है? 50 ग्राम, करेक्ट है। 50 ग्राम मतलब कितना हो गया वो? 0.05 kilogram, and g is going to be 10 multiplied by 3 minus √3, जिसका वैल्यू होता है, सॉरी, यस 3 माइनस √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, ये होता है उसका वैल्यू। तो अगर हमने ये मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 0.5, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1.7, 7 ले लो उसको। सो 3 माइनस 1.7 कितना होता है? 1.3 होता है, करेक्ट है। सो यहाँ पे अगर 1.3 डाल देंगे तो 0.5 इंटू 1.3 कितना बनता है अप्रोक्सीमेटली? 0. नहीं 0.65 बनता है।
न्यूटन. Just check. अरे उन्होंने थीटा 60 ले लिया. एंगुलर एम्पलीट्यूड, अच्छा हाँ, एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री बोला है ना. करेक्ट. तो मतलब वो एम्पलीट्यूड 60 डिग्री होगा, मतलब एक तरफ 60 होगा. बरोबर. तो दोनों तरफ का मिला के वो 120 होगा एक्चुअली. हमने दोनों तरफ का मिला के 60 लिया और उसको आधा करके वो 30 या 30 दोनों तरफ बांट लिया. ऐसा नहीं है वो. एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब टोटल एंगल नहीं दिया है उन्होंने, एक तरफ का एंगल दिया हुआ है. एंगुलर एम्पलीट्यूड उसको ही बोलते हैं. करेक्ट. राइट. तो हमने भी अगर हमारे फॉर्मूले में अगर थीटा के बदले 60 डाल दिया तो हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा आराम से. ओके. चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. Thank you.